हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे अगस्त महीने के दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स के बारे में। चलिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा हमारा स्टर्जन। साथियों, स्टर्जन अब तक की सबसे पुरानी मछलियों की प्रजाति में आती है और अगर इस मछली के बारे में बात की जाए तो ये अब विलुप्त होते हुए दिखाई दे रही है। असल में साथियों, अवैध रूप से इसका शिकार किया जाना, अवैध रूप से इसके अंडे को चुराया जाना हमेशा से एक चर्चा का विषय बना रहा है। असल में ये जो मछली है ये वैसे भी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। अगर इसके अस्तित्व की बात करें तो इसका अस्तित्व क्रेटेशियस का यानी कि डायनासोर के समय का है और ये डायनासोर के समय वाली एकमात्र ऐसी मछली रह गई थी जिसका अभी अस्तित्व है। साथियों, ये एक बार फिर से संकटग्रस्त हो गई है और संकटग्रस्त होने की वजह से ये चर्चा का विषय बनी हुई है। चलिए इसके बारे में चीज़ों को जानेंगे, क्या है खबर, क्या है पूरा मामला और क्या है स्टार्जन मछलियों की विशेषताएं, क्या इसके चुनौतियां हो सकती है, सभी पर हम आज के विषय में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। साथियों, अवैध शिकार के लिए और तस्करी के लिए जो दक्षिण पूर्वी यूरोपियन एरिया है वहां पर निचली डैब्यू नदी में उनके आखिरी गढ़ में से स्टर्जन की 4 प्रजातियों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अगर करंट की बात करें तो स्टर्जन मछली हमारी सिर्फ डैन्यूब नदी में देखी जा रही है और डैन्यूब नदी यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है। साथियों, ये सिर्फ यूरोप में नहीं बहती है और भी कई देश हैं जिनमें डैन्यूब नदी बहती है और डैन्यूब नदी की सीधी श्रृंखला के साथ ये जो स्टर्जन मछलियाँ हैं, स्टर्जन मछलियों की प्रजातियाँ हैं, ये इस पूरी लंबी श्रृंखला में बहने का काम करती थी, निवास करती थी। बट अभी कुछ दशकों से स्टर्जन मछलियों का अवैध शिकार किया जा रहा है और अवैध शिकार और तस्करी की वजह से अब ये मछलियाँ विलुप्त प्राय होती जा रही हैं। चलिए साथियों, अब डैन्यूब नदी की बात हो रही है तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, डैन्यूब नदी कहाँ है ये आप देख रहे हो, ब्लैक सी का ये मार्जिन एरिया, यहाँ से लेकर आप देखिए ये पूरी एकदम सीधी रेखा में जर्मनी तक एक लंबी श्रृंखला में बहने वाली नदी है। यानी कि डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। तो यहाँ पर आपका पड़ता है ब्लैक फॉरेस्ट और वहाँ से आपकी डैन्यूब नदी निकलती है। ये 2825 किलोमीटर तक बहकर काला सागर में गिरती है। तो ये है ब्लैक सी, देख रहे हैं ये आपका ब्लैक सी है। यहाँ पर आपकी रोमानिया के पास में सेंटर है जहाँ से ये काले सागर में प्रवेश कर रही है। मैंने जैसे आपसे बोला कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यानी कि देखो, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया यहाँ पर कि यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। साथियों, आप देखिए कौन कौन सी कंट्री से होकर जा रही है। इधर देखिए, बुल्गारिया, सर्बिया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया, है ना, चेक रिपब्लिक एंड जर्मनी, इतने सारी कंट्रियों से, मालदोवा, है ना, यूक्रेन, इन सभी से हमारी ये नदी बहती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवानिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मालवोदा, यूक्रेन उन 10 देशों में शामिल है जहाँ पर यह नदी बहती है। अब जहाँ जहाँ ये नदी बह रही है वहाँ वहाँ स्टर्जन मछलियाँ भी साथ में जाती हैं। साथियों, स्टर्जन मछलियों का अवैध शिकार एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनकी स्वतंत्रता में खलल पड़ रहा है और इनकी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। अभी नई रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो ये प्रजातियां विश्व स्तर पर सबसे अधिक लुप्तप्राय मछलियों में से एक है और इस पे खतरा लगभग 5 साल से तो करेंट अफेयर में हम लगातार पढ़ ही रहे हैं। बट अब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है कि इनकी 4 ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी हैं। तो उन्हीं को बचाने के लिए निर्णय को लेकर एक बार इस मुद्दे को हाईलाइट किया गया है।
स्टर्जन प्राचीन मूल की एक प्रतिष्ठित मछलियां हैं जो कि डायनासोर के समय से अस्तित्व में थी। डायनासोर के समय का मतलब क्राटेशियस काल से इन मछलियों का अस्तित्व पाया गया है। साथ ही अगर इसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो वे उत्तरी गोलार्ध की कई नदियों को सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से और प्राकृतिक रूप से मूल्य प्रदान करती हैं। क्यों प्रदान करती हैं? क्योंकि अगर हम डैन्यूब नदी को देखें तो ये आपके जर्मनी से होकर काला सागर तक कई सारी कंट्रियों से होकर बह रही है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक और आर्थिक गुणों को, मूल्यों को एक दूसरे देशों के साथ में जोड़ने का भी काम कर रही है। और इस स्वस्थ नदी में, जो कि हमारी बहुत फ्रिक्वेंटली फ्री वे में जर्मनी से लेकर ब्लैक सी में तक जा रही है, बह रही है, ये मुक्त बहने वाली नदी के एक प्रामाणिकता के रूप में, हेल्दी रिवर के रूप में जानी मानी एक नदी है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही स्टर्जन लाखों वर्ष से अस्तित्व में थे। अगर इसके 10 साल पहले तक की बात की जाए तो स्टर्जन हमेशा से हमारे पुराने मतलब ऐतिहासिक काल के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में आज के समय में एक धरोहर के रूप में देखे जा रहे थे, लेकिन अभी उन पे खतरा मंडरा रहा है। जिनके जीवाश्म की बात करें तो इनके जीवाश्म क्रेटेशियस काल के अंत के हैं, यानी कि क्रेटेशियस काल में सबसे पहले स्टर्जन मछली को देखा गया था। चलिए साथियों, क्रेटेशियस काल की अगर बात आई है तो थोड़ा सा उसके विषय में भी जान लेते हैं। क्रेटेशियस एक भूवैज्ञानिक काल है जो कि 145 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और 66 मिलियन वर्ष पहले ये समाप्त हुआ था। साथियों, मेसोजोइक युग की अंतिम अवधि के रूप में जाना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब मेसोजोइक युग खत्म हुआ था तब हमारे क्रेटेशियस की शुरुआत हुई थी। और अगर इसके श्रृंखला की बात करें तो जुरासिक काल के बाद और पैलियोजीन से पहले हमारा सेनोजोइक अवधि की पहली अवधि क्रेटेशियस अवधि, जो कि हमारा वर्तमान युग के नाम से जानी जाती है। चलिए साथियों, और बात कर लेते हैं। अब ये ना जो मछली है, इसे ना एक प्रिमिटिव फिश के नाम से, आदिम मछली के नाम से जाना गया है। क्यों जाना गया है आदिम मछली के नाम से? असल में अगर हम जीवों की बात करें तो हमारे जो जीव है ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आदिम यानी कि प्रिमिटिव, और एक होते हैं एडवांस यानी कि मुख्य। अब इन दोनों के अलग अलग विशेषताएं हैं जो कि इनके शरीर की संरचना के अनुसार हम इन जीव जंतुओं को प्रिमिटिव या एडवांस में घोषित करते हैं। तो स्टर्जन मछली की बात करें तो इन्हें हम लोगों ने एक प्रिमिटिव फिश माना है, क्योंकि ये अपने पूर्वजों की विशेषताओं को बरकरार रखती है। समय के साथ इसके शरीर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए हैं। जैसे साथियों, अगर प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनकी बॉडी सिंपल होती है। इनकी बॉडी का जो डिज़ाइन होता है वो पुरानी एंशिएंट बॉडी जैसा ही रहता है। ये पहले लैडर पर होती हैं और फिर ये अपने इवोल्यूशनरी स्केल पर जाती हैं। तो ये हमारे प्रिमिटिव की कुछ स्पेसिफिसिटी है जिसके आधार पर स्टर्जन को हमने एक प्रिमिटिव फिश माना है। अगर हम एडवांस मानते तो एडवांस कब माना जाता, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर स्टर्जन मछली की बॉडी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती तो ये एडवांस ऑर्गेनिज्म कहलाती। अगर इसके बॉडी में समय के साथ परिवर्तन होते तो इसे एडवांस फिश माना जाता। इसके जो प्लेसेस हैं वो अगर सक्सेसिव लैडर होते इवोल्यूशनरी स्केल पर तो भी इसे हम एडवांस मानते। इसका मतलब ये नई प्रजाति की मछली होती, लेकिन साथ ही इसके शरीर में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है। डायनासोर के काल के समय में जो हड्डियों में अस्तित्व पाए जाते थे बिल्कुल वैसे ही स्टर्जन में है, इसीलिए स्टर्जन को एक प्रिमिटिव फिश कहा गया है। यह है मछली स्टर्जन। आप देख रहे हैं कितनी लंबी है, लगभग 2 से 3 मीटर की लंबाई की यह मछली होती है, जिसे पकड़ने के लिए आपको कई बार इतनी ऊंचाई की वजह से इसे अकेला इंसान संभाल नहीं पाता है। और ये ऐसी मछली है जो काफ़ी सोशल भी होती है, यानी कि अपने परिवार में सोशल रहना पसंद करती है, समूह में रहती है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं इसके कुछ भौतिक गुणों के बारे में, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। स्टर्जन्स आर लॉन्ग लिव्ड, ये लंबे समय तक जीवित रहती हैं। लेट मैच्योरिंग फिश और
बहुत लंबे समय के बाद ये एडल्ट होती हैं, मैच्योर होती हैं विद डिस्टिंक्टिव फीचर इंक्लूडिंग अ शार्क लाइक हेटेरोसेरल क्लॉडर फिन। ये ना बिल्कुल शार्क की तरह अपने पास हेटेरोकोरेसल कॉर्डल फिन्स को रखती हैं, जो कि इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सोनार वेव्स को क्रिएट करने में मदद करते हैं। साथियों, ये जो इनकी सीन्स होते हैं, जो इनके एलोनगेट होते हैं, स्प्रिंडल हैं, ये इनकी शरीर को एक स्मूथ संरचना देते हैं, इनको दिशा प्रदान करते हैं। साथ में इनके शरीर में सोनार सिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो अपने शिकार का पता लगा पाते हैं। चलेंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सेशन को लाइक कर लीजिएगा। और अब हम देखेंगे स्टर्जन के कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स। साथियों, जो स्टर्जन है ये लंबे समय तक जीवित रहने वाली मछली है और देर से परिपक्व होने वाली मछली है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें कई सारी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? जैसे कि शार्क जैसे इनके पास हेट्रोसिकल्स होते हैं। गाइस, ये जो हेट्रोसिकल्स है ना, ये किनारे वाले जो पंख होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हेट्रोसिकल्स, है ना। तो ये जो हेट्रोसिकल्स है, जो ये पंख है, इनको एक लंबा और स्पिंडल शरीर भी देती हैं। मतलब ये जो हेट्रोसिकल्स हैं, इनको दिशा प्रदान करने में, मोड़ने में मदद करते हैं, जबकि इनके पास शार्क जैसा स्पिंडल सुडॉल वसीय शरीर होता है, जिसकी चमड़ी बहुत चिकनी होती है और ये नाव के आकार का होता है। इनके आगे ना एक बॉनी प्लेट की पार्श्व पंक्तियों से ये सुसज्जित होता है। आप देख रहे हो इसके शरीर के ऊपर कितने सारे कांटे जैसे प्लेट, एक लाइन दिख रही है ना, पार्श्व लाइन दिख रही है। इसे हम लोग स्कूट्स के नाम से जानते हैं, जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। गाइस, कई प्रजातियां इसकी काफी बड़ी होती हैं, यानी कि अगर हम स्टर्जन मछली की बात करें तो इसकी लंबाई बहुत बहुत बड़ी होती है। कई बार 2 से 3 मीटर से भी बड़ी ये मछलियां होती हैं और आमतौर पर इनकी लंबाई 2 से 5 मीटर तक होती है, यानी कि कभी कभी 5 मीटर से भी लंबी स्टर्जन मछलियां होती हैं और इनका अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके हैबिटेट के बारे में और इनके बिहेवियर के बारे में। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो ये जो स्टर्जन मछलियां हैं, ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपोष्णकटिबंधीय वातावरण में, समशीतोष्ण वातावरण में और उप आर्कटिक नदियों, झीलों और समुद्रों के तटों में पाई जाती हैं, है ना। और जिसका एक मैंने सबसे अच्छा उदाहरण डैन्यूब नदी में दिखाया था। कई स्टर्जन मछलियों की जो प्रजातियां हैं वो आपकी एनाड्रोमस होती है। एनाड्रोमस का मतलब होता है ये वो मछलियां हैं जो कि अंडे देने का काम करती हैं। इसका अर्थ है कि वो अंडे देने के लिए नदी के ऊपर की ओर पलायन करती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमारे पास एक कछुआ है, ऑलिव रिडले कछुआ। ऑलिव रिडले कछुए की जो फीमेल होती हैं वो अंडा देने के लिए तट की तरफ चली जाती हैं और तट के किनारे पर जाकर समूह में अंडा देती हैं। बिल्कुल उसी तरीके से स्टर्जन मछलियां अपने समुद्र में, नदी में आगे की ओर, ऊपर की ओर पलायन करती है, जहाँ पे पानी की मात्रा अधिक होती है और वहाँ मछली अंडे देती है। लेकिन अपना अधिकांश जीवन ये नदी के डेल्टा पर और मुहाने पर बिताती है, यानी कि किनारों पर बिताती है। चलेंगे साथियों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सेशन को लाइक कर लीजिएगा और अब देखेंगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। दुनिया भर में जो स्टर्जन है उसके अंडे और उसके मांस के लिए इसका भारी शोषण किया जा रहा है, इसका अवैध शिकार किया जा रहा है। साथियों, इसके अंडे को कैवियार के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि स्टर्जन मछली के जो अंडे हैं उनसे एक बहुत पौष्टिक डिश बनाई जाती है, जिसके लिए इनके अंडों का शिकार किया जाता है। दुनिया भर में इसकी आबादी में एक भारी गिरावट आई है और इसकी भारी गिरावट का सबसे बड़ा कारण है अवैध रूप से इसका शिकार। ये अपने अंडे के लिए अत्यधिक मछली पकड़ने और निवास स्थान के विनाश के कारण
अधिकांश स्टार्जन मछलियां गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो गई हैं, और ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। साथियों, अगर 1998 की बात करें तो जो जंगली स्टार्जन मछली की आबादी थी उसका बहुत अवैध रूप से शिकार किया गया था, जिसपे एक बड़ी चिंता भी जताई गई थी। ये एक स्टार्जन मछली एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बन गई थी और इसको रोकने के लिए कई सारे नियम भी बनाए गए थे, बट उसके बाद भी आज के समय में जो ये मछली है ये पूरी तरीके से विलुप्त प्राय हो चुकी है, जो कि एक चर्चा का विषय बनी हुई है। चलेंगे साथियों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अब हम बात करेंगे इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मरीन डोमेन अवेयरनेस के बारे में। साथियों, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सारे विकासशील देश अपने विकसितता के लिए नई नई होड़ में नए नए काम में लगे हुए हैं, उसी बीच में दक्षिण चीन सागर में के विवाद एक बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अगर हम अमेरिका और चाइना को देखें तो दोनों के बीच में आर्थिक रूप में एक प्रतिस्पर्धा बनी हुई है और कई सारी अनिरंकुश कारणों से, अनिरंकुश हरकतों की वजह से चाइना पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अब एक कदम उठाया है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में मरीन डोमेन के लिए क्वाड्स देशों के द्वारा। चलिए साथियों, आज इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। असल में द क्वाड कंट्रीज रिसेंटली अनाउंस दैट, जो हमारी क्वाड्स कंट्रीज हैं उन्होंने भी रिसेंटली में अनाउंस किया है कि जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मरीन डोमेन है उसके अवेयरनेस के लिए अब भारत के एक महत्वपूर्ण सेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि अब हम अपने इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप को बढ़ाकर भारत की तरफ लेकर आ रहे हैं और भारत के नेवी इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर जो कि गुड़गांव में स्थित है उसकी मदद से इंडो पैसिफिक मरीन की देखभाल, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, पैसिफिक रीजन में शांति लाने के लिए क्वाड देश मिलकर भारतीय नौसेना के साथ में जो हमारा गुड़गांव का सेंटर है उसकी मदद से उनकी टेक्नोलॉजी के साथ हिंद महासागर की तरफ आगे बढ़ेगा। साथियों, अगर हम IPMDA के बारे में बात करें तो ये IPMDA क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। किसके लिए? इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में IPMDA एक आपकी ट्रेनिंग इनिशिएटिव बेस्ड एक टेक्नोलॉजी है, एक आपका सेंटर है जो कि हमारी मरीन अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, कामों में पारदर्शिता लाता है और जो हमारा जल का रास्ता है, जो हमारा समुद्री मार्ग है उसके नए नए प्रशिक्षण की पहल को सामने लाकर रखता है। तो यानी कि जो हमारा समुद्री मार्ग है उसमें जितने भी काम हो रहे हैं उनमें पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जल मार्गों को, समुद्री मार्गों को जागरूक करने के लिए जो प्रशिक्षण, जो पहल कदम उठाती है वो है हमारी IPMDA। साथियों, द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मरीन अवेयरनेस शॉर्ट में IPMDA बोला जाता है। ये आपका इनिशिएटेड मई 2022 में क्वाड्स कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आपको लगेगा कि क्वाड्स कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो वो भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये है 4 देश मिलकर क्वाड्स चतुर्भुजीय आपका पहल बनाते हैं, कंट्रीज का समूह बनाते हैं जिसे हम लोग क्वाड्स देश के नाम से जानते हैं। समुद्री जागरूकता के लिए इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप मई 2022 में क्वाड्स देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, USA के साथ में शुरू की गई एक पहल थी जो कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देती है और आर्थिक तालमेल को बना के रखना चाहती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब बात कर लेते हैं कि ये जो हमारी पहल है, ये जो एजेंसी है IPMDA, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। साथियों, अगर हम IPMDA की बात करें तो ये प्रौद्योगिकी के मदद से हमारा जो क्षेत्रीय भागीदार है उसको प्रशिक्षित करने में मदद करती है। साथ में भारत और प्रशांत क्षेत्र जो है, हिंद महासागरीय क्षेत्र है, उसकी समुद्री सुरक्षा
और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देती है, क्योंकि उसी के पास में हमारा दक्षिण चाइना सी भी पड़ता है जो लगातार विवादों में रहता है। तो चाइना की दखल से बचाने के लिए, चाइना को अंकुश में लाने के लिए एक नई पहल को शुरू किया जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं मेन पर्पस और फीचर्स के बारे में। IMDA का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है भागीदारों को वास्तविक समय, एकीकृत और लागत प्रभाव में समुद्री डोमेन की जागरूकता को प्रदान करना, यानी कि जो भी इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट करना और उनके आयात निर्यात को समुद्री सुरक्षा प्रदान करना। कई बार क्या होता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे शिप जा रहे होते हैं, तो कई बार अवैध रूप से व्यापार हो रहा होता है, अवैध तस्करी हो रही होती है, कई बार शिप को लूट लिया जाता है। उन सभी को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के उद्देश्य के साथ में ये रीजन काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इस क्षेत्र में जो समुद्री स्थान है उसकी निगरानी करना, उसके संचार की खुली समुद्र लाइन को सुरक्षित करना भी शामिल है, यानी कि जो हमारी मरीन टाइम सिक्योरिटी है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है IPMDA। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस, इट फोकसेस ऑन द कम्बैटिंग वेरियस चैलेंजेस सच एज नेचुरल डिजास्टर, ह्यूमन एंड आर्म ट्रैफिकिंग, इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, डार्क शिपिंग। गाइस, ये जो हमारी मरीन सिक्योरिटी है, जो अवेयरनेस है, इसको बढ़ाने के लिए जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, आर्मी की ट्रैफिकिंग हो गई, इलीगल वेपन्स को का सप्लाई हो रहा है या फिर फिशिंग, इलीगल फिशिंग हो रही है, उन सबको कंट्रोल करने के लिए भी टेक्नोलॉजी की मदद से मरीन की सिक्योरिटी और अवेयरनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से IMPDA काम करता है। वही चीज हिंदी में मैंने आपके लिए लिख दी है कि यह प्राकृतिक आपदाओं, मानव और हथियारों की तस्करी, अवैध सूची और अनियमित मछली पकड़ने और डार्क शिपिंग के साथ जैसी विभिन्न घटनाओं को निपटने के लिए ध्यान केंद्रित करती है। कई बार जहाज लूट लिए जाते हैं, उन सब पे रोक लगाती है। दिस इनिशिएटिव यूज कमर्शियल सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग सर्विस, और अपनी इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा को और अच्छा बनाने के लिए हमने कमर्शियल सैटेलाइट बेस्ड टेक्निक जो ट्रैकिंग सर्विस है उसकी मदद ली है, और उसकी मदद से उनका उपयोग करके हम गुप्त शिपिंग से, जो हमारी छिपी हुई हिडन शिपिंग है, इलीगल शिपिंग है, उससे बच सकते हैं और जो अवैध रूप से काम किए जा रहे हैं उसके आइडेंटिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, उन शिपों को पहचान सकते हैं। कॉम्पैक्ट क्लैडिंग शिपिंग, जो हमारी गुप्त तरीके से पहचान, मतलब छिपी हुई जो फिशिंग शिपिंग होती है उसको रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। This technology aim to provide a fast, comprehensive, clear marine time picture। ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमको एक बहुत जल्दी से डिस्क्रिप्टिव वे में क्लियर मरीन टाइम पिक्चर को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन फॉर रीजनल पार्टनर, जो हमारे प्रौद्योगिकी लक्ष्य है वो ये है कि जो हमारे क्षेत्रीय भागीदार यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो पार्टनर्स हैं उनको आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ावा मिले, ट्रांसपेरेंसी आए, जो भी समुद्र में चहल पहल हो रही है उसका सारा ब्यौरा ऑन टाइम, तेजी से और कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। साथियों, IMPDA एक क्षेत्रीय भागीदारों के लिए क्षमता निर्माण का उपाय प्रदान करता है, जिससे समुद्र की जो स्थिति है उसमें हम सुधार ला सकते हैं, जल और संसाधन की रक्षा करने में भी मदद मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंक्लूजन एंड रीजनल कॉर्पोरेशन के बारे में। अगर हम इंक्लूजन और रीजनल कॉर्पोरेशन की बात करें तो आपको मैंने अभी बताया था कि हमारा एक उद्देश्य ये है कि विशेषकर जो हमारा साउथ चाइना सी का जो रीजन है ना, वो रीजन हमेशा से निरंकुश है ना, उस पर अंकुश लगाने के लिए इंक्लूसिवनेस को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ में भी इस टेक्नोलॉजी की पहल को शुरू किया गया है। The Quad countries aim to restore other regional state, जो हमारे क्वाड देश हैं उनका लक्ष्य है कि जो हमारे क्षेत्रीय राज्य हैं उनको ये आश्वस्त करना कि जो IMPDA है
वो कोई फोकस्ड सोल नहीं है ना, कंटेनिंग चाइना, जो कि आपके चाइना को कंट्रोल करना चाह रही हो या फिर सिर्फ चाइना पर ही केंद्रित हो, ऐसा नहीं है। बट ये आपके पूरी तरीके से सहयोगात्मक कोलैबोरेटेड एफर्ट्स को लगा रही है, जिससे कि समुद्री सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। चलिए साथियों, अब देख लेते हैं कि हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उसको बढ़ाने में, उसको तैयार करने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक बड़ी चुनौती बन रही है। सबसे पहले है परसेप्शन इश्यूज। हमारे जो काफी क्षेत्र है ना, some region of the countries are concerned that the initiative is largely anti China, कि हमारे जितने भी इंडो पैसिफिक रीजन में लिए जाने वाले स्टेप्स हैं वो मैक्सिमम एंटी चाइना है ना। और ये जो एंटी चाइना हमारे रीजन्स हैं, जो हमारी पहल चल रही है, वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर एक बड़ी बाधा को खड़ा कर सकते हैं, बड़ी मुसीबत बना सकते हैं या फिर एक वार का भी रीजन बन सकते हैं। नेक्स्ट है प्रभावी क्रियान्वयन के लिए डेटा का प्रबंधन करना, सूचना को साझा करना, उनको उनके बीच में आने वाली जो बाधाएं आती हैं, डिस्ट्रक्शन आता है, उनको दूर करने की आवश्यकता है। साथ में ये भी सुनिश्चित करना होगा कि ये पहल भारत और प्रशांत क्षेत्र में छोटे भागीदार देशों को प्रभावित नहीं करेगा। चलिए साथियों, अब हम बात करेंगे एक और अनदर करेंट अफेयर के बारे में, जो कि है एक स्कीम। अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को शुरू किया गया है, जिसमें हमारे जितने भी युवा हैं जो 2006 तक अपनी पढ़ाई को कर चुके थे, उनको अब कौशल विकास के लिए, अपनी स्किल्स को इन्हांस करने के लिए एक स्कीम को शुरू किया गया है, जिसका नाम है नेट्स। चलिए, क्या है ये नेट्स स्कीम, इसके बारे में बातें समझते हैं। असल में साथियों, अभी रिसेंटली द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्च नेट्स, है ना। नेट्स का 2.0 यानी कि दूसरे चरण की शुरुआत अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपए को का आवंटन किया। उन्होंने जितने भी ऐसे प्रशिक्षु हैं जो नेट्स के माध्यम से अपनी कौशल विकास करेंगे, उनको देने के लिए, स्टेपेंड देने के लिए 100 करोड़ रुपए के बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मोड पर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर एक हमारा सिग्नेचर हुआ है, यानी कि 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेट्स 2.0 पोर्टल प्रशिक्षुओं के लिए पंजीकरण और आवेदन की सुविधा को प्रदान करता है, यानी कि जो भी ऐसा यंगस्टर है जिसे अपने स्किल मैनेजमेंट का कोर्स करना है, ट्रेनिंग करनी है, तो वो आसानी से नेट्स की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडस्ट्री का चुनाव करके वैकेंसीज को फिलअप कर सकता है। क्योंकि हर पर्टिकुलर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जाए, यंग ग्रेजुएट्स की बात की जाए, डिप्लोमा होल्डर्स, इन सभी के लिए, उन सभी को रोजगार देने के लिए, स्किल को इन्हांस करने के लिए मंथली स्टाइपेंड के साथ में नेट्स आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया है, जहां पे 100 करोड़ रुपए के वित्त की वजीफा देने की बात भी की गई है। साथियों, राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम नेट्स के नाम से जानते हैं, ये भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य है कि भारतीय युवाओं को व्यावसायिक विषयों में कुशल बनाना, यानी कि जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसमें उनको डेवलप करना, उनको नौरोजगार के लिए सक्षम बनाना। चलेंगे अब कुछ हमारे नेट्स के की पॉइंट्स की तरफ। देखो, जो हमारा नेट्स है, ये आपके स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। नेट्स प्रमोट एक स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ, है ना, जो हमारे युवा है उनमें स्किल डेवलपमेंट बढ़ावा दे रहा है बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल ऑन हैंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। अपने हाथों हाथ नौकरी के साथ अपने कौशल के विकास के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करके युवाओं को स्किल डेवलप करने का उद्देश्य के साथ में नेट्स ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम निकाला है, जहाँ पे वो अपने स्किल को सीखने के साथ साथ कमाएंगे भी, है ना, उनको वजीफा मिलेगा।
यह एक सैद्धांतिक विकास और व्यवहारिक कौशल के बीच अंतर को पाटता है। अगर हमारे युवा स्किल्ड होंगे, उनके पास रोजगार होगा, तो क्या वो अपनी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल स्किल्स में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज किताबों को पढ़ते रह जाएंगे। साथियों, जो हमारे नेट्स की ट्रेनिंग है, इसमें कौन इसको भरने के लिए, उस ट्रेनिंग को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? जो युवा है वो स्नातक या फिर डिप्लोमा हो या फिर व्यावसायिक प्रमाण पत्र धारक हो, ऐसे विद्यार्थी इस प्रशिक्षण को प्रदान कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की जो अवधि है वो 6 महीने से 1 साल तक रहेगी, यानी कि 6 महीने से 1 साल तक आपको वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू स्किल इन्हांस की जाएगी, आपको कौशल दिया जाएगा, उसके बाद उसे आप अपने रोजगार में लगा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप रिसीव स्टिपेंड ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग या फिर अप्रेंटिसशिप। जब आपके प्रशिक्षु अपनी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उस टाइम पर उनको वजीफा भी दिया जाएगा। 50% ऑफ दिस स्टिपेंड इज रिसेंबल टू द एम्प्लॉयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उसके वजीफे का जो 50% है वो भारत सरकार के द्वारा नियोक्ता को प्रतिपूर्ति के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा। गाइस, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो प्रशिक्षु होंगे उनको आखिरी में प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया दक्षता प्रमाण पत्र होगा। इस दक्षता प्रमाण पत्र के साथ में भारत भर के सभी रोजगार कार्यालयों में वैध रोजगार अनुभव के रूप में इन्हें पंजीकृत भी किया जा सकता है। चलिए साथियों, ये था नेट्स न्यूज, जिसमें हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे गोबी डेजर्ट के बारे में। आखिर क्या ऐसा कुछ नया हुआ है जो कि हमें डिस्कशन करना ज़रूरी है? चलिए गाइस, आज का टॉपिक रहेगा अब गोबी डेजर्ट, जो कि आपके जियोग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। असल में साथियों, अभी गोबी डेजर्ट में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला है। वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसे हम अपनी थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर में प्रयोग करते हैं, और इसी की वजह से एक बार गोबी डेजर्ट फिर से चर्चा में आ गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए देखेंगे। उससे पहले मेरे जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सेशन को लाइक कर लीजिएगा गाइस, और फटाफट से एक बारी मेरे जितने भी दोस्त हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा पाए। देखो, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, सबसे पहले इसको एक बार देखते हैं। चाइना इज प्रिपेयरिंग टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। चाइना जो है वो अपना दुनिया का सबसे बड़ा पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने जा रहा है ना, जिसके लिए वो गोबी डेजर्ट के पिघले हुए थोरियम सॉल्ट का प्रयोग करने वाला है, और इसमें लक्ष्य रखा गया है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशन को 2025 तक शुरू कर दिया जाएगा, है ना। और इसी वजह से एक बार फिर से गोबी डेजर्ट चर्चा में आ गया है। साथ ही चाइना गोबी डेजर्ट में पिघले थोरियम सॉल्ट के उपयोग करके दुनिया का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की तैयारी कर रहा है, और इसका लक्ष्य है कि 2025 तक इसे शुरू कर दिया जाए। अच्छा, थोरियम है क्या, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो, थोरियम ना हमारे जितने भी एटॉमिक एनर्जी स्टेशन होते हैं उसमें फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है ना। कई बार क्या होता है, हम यूरेनियम की बजाय थोरियम का उपयोग कर लेते हैं। ये कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव है जो हमारे थर्मल पावर प्लांट में भी प्रयोग किए जाते हैं। अगर वर्तमान की बात की जाए तो एकमात्र हमारा जो थोरियम रिएक्टर है वो गोबी डेजर्ट में स्थित है, जिसका नाम है बेबोई गासू प्रांत, है ना। बेबोई गासू प्रांत से 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हमारा एकमात्र ऐसा थोरियम रिएक्टर है जो कि गोबी डेजर्ट में स्थित है। साथियों, गोबी डेजर्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं। गोबी डेजर्ट कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी चाइना और दक्षिण मंगोलिया में पड़ता है। तो ये है हमारा गोबी डेजर्ट, आप देख रहे हो, ये नॉर्थ चाइना में पड़ता है और दक्षिण मंगोलिया में पड़ता है।
कैसी जगह है? ये पूरा रेगिस्तान है। और कैसा रेगिस्तान है? ध्यान रखिएगा गाइस, ये हमारा ठंडा रेगिस्तान है और यहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान है। ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये देखिए, चाइना और मंगोलिया के रीजन में पाया जाने वाला ये रेगिस्तान दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यहीं पर एकमात्र थोरियम पावर प्लांट स्थित है। इसकी सीमाएं पश्चिम में पामीर की तलहटी से होकर पूर्व में ग्रेटर खिंजन रेंज और उत्तर में अल्ताई हयंगयान पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में पेई पर्वत तक फैली हुई है। तो ये आपको अपने जियोग्राफिकल पॉइंट से याद रखना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन के बारे में। जो हमारा गोबी है वो हिमालय के द्वारा निर्मित वर्षा छाया रेगिस्तान है, जिसकी वजह से ये ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्षा लाने वाले बादलों को इसी क्षेत्र में पहुंचने से रोक देता है। तो यहाँ पे हिमालय की बड़ी श्रृंखला है, जिसकी वजह से गोबी रेगिस्तान तक बारिश नहीं जा पाती है। विशिष्ट रेतीले रेगिस्तानों के विपरीत गोबी अधिकांश भाग उजागर नंगी चट्टानों जैसा दिखता है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची सी चट्टानें भी दिखाई देंगी और घास के मैदान भी दिखाई देंगे, कुछ इस तरह से। सैंडस्टोन्स जो रेत के चट्टे होते हैं, ग्रासलैंड्स घास के मैदान और रॉकी क्लिफ जो हमारी चट्टानी पर्वतें होती हैं, चट्टानी कहना चाहिए चढ़ाइयाँ होती हैं। कैरेक्टराइज इट्स लैंडस्केप, इसके जो जमीन है, इसकी जो क्षेत्र है, इसका जो परिदृश्य है, उसको समझाने के लिए काफी है। अगर इसके बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो गोबी रेगिस्तान अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत फेमस है ना। इसमें बहुत सारे जीवित जीव पाए जाते हैं जिनका अनुकूलन के लिए ये जीवों का घर भी कहलाता है, यानी कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनके लिए ये गोबी रेगिस्तान एक अनुकूलित वातावरण है। जैसे कि आपने देखा होगा दो हम्प वाला ऊंट की बात कर लीजिए, फीता स्नैक की बात कर लीजिए, ट्रैप सैप की बात कर लीजिए, भालू की बात कर लीजिए, ये सभी आपके वहाँ पे बहुत आसानी से, बहुत हिम तेंदुआ, ये सब बहुत अच्छे से अपने अनुकूलित वातावरण में रह पाते हैं। वन्य जीव में बैट्रियन ऊंट, गोबी भालू दुनिया भर में सबसे दुर्लभ भालू में से जो कि एक होता है, हिम तेंदुआ, विभिन्न पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं जो कि गोबी डेजर्ट में रहती हैं। यद्यपि यहाँ पे जो वनस्पति होती है वो विरल होती है, दूर दूर होती है। यहाँ पे कठोर पौधे पाए जाते हैं। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है काफी चुनौतीपूर्ण है और उसके बाद भी ये पनपने में कामयाब रहते हैं। तो साथियों, आप चलिए बात करेंगे एक एक्ट के बारे में जिसको हम लोग पोस्को एक्ट के नाम से प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। असल में साथियों, अभी कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बहुत पुराना केस था जो कि पोस्को एक्ट के थ्रू था। 23 साल ओल्ड लड़की थी जो कि एक्यूज थी इसकी। उसके बाद जिसने उसको हैरेस किया था, उस विक्टिम ने उससे शादी कर ली और इस केस से विद द कंडीशन ऑफ दैट प्रोसीडिंग कुड हैव रिवाइव द अबॉन्डेंट ऑफ विक्टर एंड देयर चाइल्ड। एक लड़की थी 23 साल की जिसका बलात्कार हुआ था, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई थी, है ना। कुछ समय छोड़ने के बाद उस इंसान ने उससे शादी कर ली थी, है ना, और उस बच्चे को और उस लड़की को, दोनों को अपना लिया था, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली कर्नाटक उच्च न्यायालय में ये मामला सामने आया और वहीं से एक बार फिर से पोस्को के तहत उस इंसान पे अब कार्रवाई को रद्द कर दिया गया है। तो इसीलिए गाइस, आज के इस मुद्दे में हम लोग पहले इस न्यूज़ को समझते हैं, वो न्यूज़ थी क्या। ये जो घटना है ये 2 फरवरी 2023 की थी, जब एक लड़की स्कूल में थी। तब आरोपी ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न किया था। उसके बाद कुछ समय बाद पता चला था कि उस लड़की ने वो एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया था और वो बच्ची उस टाइम बहुत छोटी थी। उसके बाद दोनों पक्षों में जो आरोपी थे और जो वो पीड़िता लड़की थी, कानूनी गतिविधियों से, कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से उनको सामने प्रस्तुत किया कि वो प्यार में थे, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता के विरोध का सामना करना पड़ा था और विरोध के सामने के बाद जो वो लड़का था उसने उससे मैरिज कर ली थी। इसका उद्देश्य ये है और जब उससे मैरिज हो गई तो उस आदमी के ऊपर से पोस्को एक्ट हटा दिया गया।
अभी एक केस कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया, कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया। अभी अब समझना होगा कि पोस्को एक्ट है क्या जो कि उस इंसान पर लगाया गया था। गाइस, इसका उद्देश्य है कि बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाया जाए, बच्चों के जो यौन शोषण हो रहे हैं उनके अपराधों से उन्हें निपटाना। स्पष्ट रूप से इसे परिभाषित नहीं किया गया है कि पर्याप्त रूप से किसे दंडित किया जाएगा, कितना किया जाएगा, जिसके लिए कुछ धाराएं भी बनाई गई हैं। साथ ही 1992 में बाल अधिकारों पे संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणाम स्वरूप इसे अधिनियमित किया गया था। और यह एक लिंग तटस्थ कानून है जो कि लिंग की बात करता है, जेंडर पे डिपेंड है, यानी कि मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के लिए अप्लाई होता है। ये 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति जिसे बच्चा माना जाता है उसके लिए उस पर अप्लाई होता है। क्या है पोस्को एक्ट के फीचर्स, चलो इसको भी देख लेते हैं। नॉन रिपोर्टिंग इज अ क्राइम, अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो ये भी एक क्राइम है। सो मैनी पर्सन इन चेंज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्शन चाइल्ड who fails to report sexual offense against the subordinate employees facing punishment। देखो अगर हम अपने यौन शोषण की रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये भी अपराध है। इसीलिए किसी संस्थान का प्रभारी कोई भी व्यक्ति बच्चे को छोड़कर जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी के खिलाफ यौन अपराध की रिपोर्ट करने में विफल रहता है उसे भी इस सजा का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है, यह दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है, इसीलिए पीड़ित कभी भी समय अपराध की रिपोर्ट कर सकता है, यहाँ तक कि दुर्व्यवहार होने पर वर्षों बाद तक इस पे एक्शन लिया जा सकता है। अधिनियम पीड़ित की पहचान गोपनीय रखता है, वो इसलिए क्योंकि अधिनियम के तहत मीडिया किसी भी रूप से पीड़ित की पहचान का खुलासा करने के लिए निषिद्ध होता है, तब तक जब तक कि अधिनियम के द्वारा स्थापित विशेष न्यायालय के द्वारा अधिकृत नहीं किया जाए, अलाउ नहीं किया जाए। साथियों, 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी लोग होते हैं जिन्हें बच्चा माना जाता है उन सभी को पोस्को एक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो मामले की जांच है वो 2 महीने के भीतर हो जाती है, यानी कि जब भी कोई भी पीड़ित इसकी एफआईआर करेगा उसके 2 महीने के भीतर सुनवाई और 6 महीने के भीतर पूरी जो प्रक्रिया है, जो जांच प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। पोस्को एक्ट जो कि बहुत तेजी से काम करता है और यौन शोषण को गंभीर रूप से लेता है। साथियों, जो यौन शोषण हुआ है वो कितना गंभीर हुआ है उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखे गए हैं, जैसे कि पीड़ित बच्चा मानसिक रूप से बीमार है या फिर दुर्व्यवहार सशस्त्र बलों, सुरक्षा बलों किसी के द्वारा अगर किया जाता है तो, या फिर एक लोक सेवक बच्चे के ट्रस्ट विकास में अधिकार में कोई व्यक्ति जिसे परिवार का सदस्य, जैसे कि कोई परिवार का सदस्य, कोई पुलिस अधिकारी, शिक्षक, डॉक्टर, अस्पताल का प्रबंधक, कर्मचारी, चाहे वो सरकारी हो या निजी, सभी पर पोक्सो एक्ट के अगेंस्ट, पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, कारावास दिया जाएगा, 10 साल की कठोर सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। गंभीर मामले के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है। यह बच्चे न्यायिक प्रणाली के हाथों में दोबारा पीड़ित होने से बचाने के प्रावधानों को भी घोषित करते हैं। ये ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है क्योंकि यौन शोषण के बारे में जानने वाले व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य है कि वो यौन शोषण की रिपोर्ट करे। If he fails to do so, अगर उसने ऐसा नहीं किया, the person can be imprisoned for 6 months or fine, तो ऐसे इंसान पर 6 महीने का जेल या फिर जुर्माना लगाया जाएगा। It provides for punishment for the people who traffic child for sexual purpose
ऐसे लोगों को भी इसमें पनिश करने का प्रावधान है जो बच्चों का उपयोग सेक्सुअल एक्टिविटीज में करते हैं और उनकी तस्करी करते हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर किसी तरीके की झूठी शिकायत दी जाती है, गलत जानकारी दी जाती है, तो उनके खिलाफ सजा सुनाने का भी प्रावधान है। In 2019, it was amended to increase the minimum punishment from 7 years to 10 years. 2019 में इसमें संशोधन करके जो न्यूनतम सजा है उसे 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। साथ ही उसमें आगे ये भी कहा गया है कि इफ अ पर्सन सेक्सुअली असॉल्ट अ चाइल्ड, अगर कोई इंसान किसी बच्चे को सेक्सुअली असॉल्ट करता है जिसकी उम्र 16 साल से कम है, 16 साल के अंदर है, उसे 20 साल की जेल और साथ में कुछ जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो साथियों, ये था हमारी कुछ न्यूज़। अब इसी से रिलेटेड मैंने 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिए हैं। इनका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। पहला क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संसदीय विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार, पुनर्मुक्ति और छूट है। नंबर 2, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को कम करने में अध्यक्ष सभापति का कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इस पर सीधे विशेषाधिकार समिति के द्वारा विचार किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है जो कि नेट से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण योजना नेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, नेट्स का लक्ष्य व्यवहारिक नौकरी पर प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय युवाओं को विभिन्न व्यापार विषयों में कुशल बनाना है। नंबर 2, यह स्नातक, डिप्लोमा छात्रों, पेशेवर प्रमाण पत्र धारकों को पूरा कराता है। नंबर 3, इस अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को वजीफा मिलता है, जिसमें से 50% भारत सरकार के द्वारा नियोक्ताओं की प्रतिपूर्ति की जाती है। नंबर 4, प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रशिक्षुओं को भारत सरकार द्वारा जारी दक्षता प्रमाण पत्र दिया जाता है। आपको बताना होगा इनमें से कितने कथन सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। एक और प्रश्न है जो कि गोबी मरुस्थल से संबंधित है। साथियों, गोबी रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गोबी रेगिस्तान उत्तरी चीन, दक्षिणी मंगोलिया में एक गर्म रेगिस्तान और घास का मैदान है। नंबर 2, गोबी हिमालय के द्वारा निर्मित एक वर्षा छाया रेगिस्तान है जो वर्षा वाले बादलों को इस क्षेत्र तक पहुंचने से रोकता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। साथियों, इन 3 प्रश्नों का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे और इन प्रश्नों के विषय में आप क्या अन्य जानकारी रखते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलोगे। इसी के साथ साथियों, अनअकैडमी फाउंडेशन कोर्स लेकर आया है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूपीएससी है। अगर आपको इसमें इनरोल करना है तो कर लीजिए। 6 से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी का कंटेंट, सभी सब्जेक्ट का कवर आपका कराया जा रहा है और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, इसे लगाना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथियों, अनअकैडमी आप सभी के लिए अगस्त ऑप्शनल कार्निवाल लेकर आया है। अगर आप लोगों को ऑप्शनल डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन है। गाइस, यहाँ पर एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी ऑप्शनल के सब्जेक्ट मिल जाते हैं। आप जिन सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल बनाने के लिए सोच रहे हो उनके क्लासेस में जाओ और सब्जेक्ट्स को पढ़ो। जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल पढ़ाओ और पढ़ाई को शुरू करो, क्योंकि गाइस अब समय नहीं रह गया है। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया10, इसे लगाना मत भूलना।
गाइस अनअकैडमी यूपीएससी आईएएस और आईपीएस का बैच लेकर आया है, जो कि 2025 का बैच है। अचीवर्स बैच इंग्लिश मीडियम का, मंजिल बैच हिंदी बाइलिंगुअल बैच है और शिखर बैच प्योर हिंदी मीडियम बैच है। तीनों में से अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हो तो कर लीजिए, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, जो कि है श्रेया 10। तो गाइस ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। करेंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट का जवाब खुद आकर देती हूँ। इसी के साथ साथियों, अगर आपको अनअकैडमी का कोई भी कोर्स खरीदना है तो मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, जो कि है श्रेया 10। और अगर मेरे साथ आपको पर्सनली कम्युनिकेट करना है तो अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम, आप इसे फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि जब मैं लाइव आऊँ तो आपको पता चल जाए। वैसे गाइज डेली मैं 11 बजे यहाँ पर लाइव आती हूँ, आप लोगों को फ्री स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ। तो मेरी सारी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कोई भी नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो जाए, उसके लिए प्रोफाइल को डबल क्लिक करके फॉलो करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस अभी के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड नाइट, बाय ऑल, सी यू टुमारो, लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल।